हेलो एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स टर्म 1 के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स आपको बताने वाले हैं जिसकी मदद से आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर है इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कम टाइम के अंदर सॉल्व कर लें। ठीक, अच्छा बच्चों, एक और ख़ास बात कि आप सभी का साइंस का पेपर हो चुका है और ये जानने में आया कि पेपर मॉडरेट लेवल का था, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टफ भी नहीं, ज़्यादा इजी भी नहीं। वैसे बाकी पेपर इजी था, लेकिन जो आपके फिजिक्स का पैसेज आया था उस पेपर ने थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ा दिया था, आपके एग्जामिनेशन का लेवल बढ़ाया था। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि जो लाइट का पैसेज आया था उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमारी ट्रिक्स की मदद से 4-4, 5-5 सेकंड के अंदर सॉल्व हुए। और जितने बच्चों को वो ट्रिक पता थी, मतलब जितने लोगों ने मुझसे वो सीख के गए थे या फिर उनने ऑनलाइन वीडियो देखा, ठीक है, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली उससे। ठीक, तो बहुत बढ़िया लगा उससे मुझे। ठीक, तो आज हम उसी तरह के टिप्स और ट्रिक्स की बात करेंगे मैथमेटिक्स के लिए। ठीक बच्चों, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है, किस पे चलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री पर चलते हैं। तो देख, पहला हमको अगर मान लें ऐसा दिया है, ठीक है, हमको कुछ ऐसा दिया है कि कॉट थीटा की वैल्यू हमको कुछ दे दी है 3/4, मान ले ऐसा दिया होगा। ठीक है, अब हमसे कोई दूसरी चीज पूछ ली, ठीक है, जैसे उसने पूछ लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, ऐसा पूछ लिया। ठीक, या उसने ऐसा पूछ लिया साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा पूछ लिया। ठीक है, कुछ भी ऐसा पूछ लिया। ठीक, तो हमको इतना पता है जो हमारा कॉट थीटा होता है, ये होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक, तो ये चीज याद रखना, जो कॉस थीटा होगा वो कितना है 3, ऊपर वाला इसके बराबर, तो हमारा कॉस थीटा होगा कितना 3 के बराबर और साइन थीटा होगा हमारा 4 के बराबर। ठीक है, अच्छा, तो कॉस थीटा की जगह रख दे 3 और साइन थीटा की जगह रख दे 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 3/4 + 3, तो आंसर हम सीधे लगा देंगे 1/7। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या रखना है? साइन थीटा की जगह 4, साइन थीटा को रखा 4 प्लस कॉस थीटा की जगह रख दिया 3 बाय साइन थीटा हमारा कितना है 4 - 3, ये आ जाएगा 7/1। इतना करा। अच्छा, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, ऐसा हम डायरेक्ट जब ही रख सकते हैं, ठीक है, तब हमारा ये किस में हो, रेशियो में कुछ दिया हो। क्या हुआ? रेशियो में लिखा है। ठीक, अगर हमारा ऐसा दिया है, ये ऐसा रेशियो नहीं दिया है, ठीक है, सिर्फ इसकी वैल्यू पूछी, ठीक, सिर्फ ऐसा कुछ दिया और इसकी वैल्यू पूछ ली, ठीक, तब हम ऐसा नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इस टाइप पर हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा एक ऐसा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, कॉट थीटा हमारा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हमारा थीटा, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया 3 और परपेंडिकुलर 4, ट्रिपलेट से ये आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, अब हमको है ना हर बार ऐसे हम पाइथागोरस और ये सब लगाते नहीं जाएंगे। ठीक है, हमारे जो ट्रिपलेट होते हैं क्लास 10th के अंदर, ठीक है, जैसे कि अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, अगर हम ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमारा ये 3 है, ये 4 है, तो हमारा हाइपोटेनियस क्या होगा 5। ठीक है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस, बाकी ये दोनों छोटे छोटे इधर उधर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ऐसा ही हमारा 6, 8 और 10 है, 7, 24, 25, 5, 12 और 13। ठीक है, इस तरह का हमारा ट्रिपलेट्स होते हैं। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा काम देने वाले हैं। एक बार आप इस पर नज़र घुमा लीजिए, ज़्यादा अच्छा। देखो 3, 4, 5 इसका क्या है, एक है 6, 8, 10, तीसरा होगा 7, 24, 25, ठीक, और 5, 12 और 13। देख, ये वाले ट्रिपलेट तुमको बहुत जगह काम में आएंगे और मेरा ये मानना है कि जो आपका पेपर होने वाला है कि आपके NCERT है उसके अंदर इन्हीं ट्रिपलेट का यूज़ किया गया मैक्सिमम टाइम। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं जहाँ पर आपको इस तरह के कुछ एक्सप्रेशंस दिए रहेंगे। ठीक, इसकी अगर वैल्यू निकालना है, ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसके अंदर कुछ भी वैल्यू रख दो। ठीक है, थीटा की वैल्यू या तो 0 या तो 90 या तो 45, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू कभी भी ऐसी नहीं रखना है जिसमें या तो हमारा नॉट डिफाइन आ रहा है या तो 0 आ रहा है। ठीक है, जैसे 10 90 रख दिया, अगर हमने 90 डिग्री रख दिया और अगर हमारा 10 थीटा आ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारा कहीं पर 0 और नॉट डिफाइन ना बने। ठीक है, कहाँ, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए और ऊपर कहीं पर भी नॉट डिफाइन नहीं बनना चाहिए। ठीक, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर नहीं,
ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी एंगल रख सकते हैं। हमने रख दिया यहाँ पे 0 डिग्री, तो हमारा 2, ठीक है, थीटा की वैल्यू हमने क्या रख दी, 0 रख दो, सीधे 0 रखा, साइन 0 0 प्लस कॉस 0 होता है 1, 1 की पावर 6 1 हो जाएगा, माइनस 3 साइन की पावर 4 0 प्लस 1, क्या हो गया हमारा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, आंसर क्या आ गया -1, ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा -1, ठीक, बहुत आसानी से हो गया, ठीक। अब देख दूसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख, इसके अंदर भी क्या करेंगे, 0 डिग्री रख दिया, 3 इंटू 0 माइनस 1 की पावर 4 प्लस में 6 साइन के क्या आ गया 0 माइनस 1 की पावर 2 प्लस में 4 0 प्लस 1, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा 3, देख यहां से क्या आ जाएगा 3, यहां से क्या आ जाएगा 6 और यहां से आ जाएगा 4, कितना आ गया 6 4 10 और 3 13, 30, आंसर क्या आ गया हमारा 30, ठीक है, आसान है। अच्छा अब देख थोड़ा सा इसका अपग्रेडेड वर्जन में, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर हम इनको सॉल्व करने जाते हैं तो इसके अंदर लगभग 1 से 2 पेज लगेंगे, मतलब 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम ट्रिक्स की मदद से 5 से 10 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बार थीटा की वैल्यू इधर रख देंगे और एक बार थीटा की वैल्यू इधर रख देंगे, जिस भी पार्ट में हमारा बराबर आ जाएगा, ठीक है, जैसे इधर से हमारा कुछ 2 आ गया और इधर से भी अगर 2 बन गया तो वो वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देख हमने क्या, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 रखते हैं तो हमारी ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, देख cos 0 क्या होता है 1 और ये 1 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए, इसके लिए हम 0 और 90 डिग्री को छोड़कर और कोई सी वैल्यू रखेंगे। अच्छा देख हम क्या रखते हैं, साइन थीटा की जगह अगर हमने यहाँ पे रख दिया 30 डिग्री, क्या रख देते हैं हम 30 डिग्री। अच्छा साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2, ठीक, माइनस 1 माइनस क्या आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस 30 होता है √3/2, एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2 से ये 2 कटा, क्या आ गया अपना 1/2 माइनस √3, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अच्छा हम इसको क्या करते हैं, हम 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस प्लस √3 से इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा 2 प्लस √3 और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 4 माइनस 3, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस √3/1, ये हमारा सिंपल हो गया 2 प्लस √3, ठीक है, ये हमारा इस साइड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर भी 30 डिग्री रख ले, ठीक। अब हम ये जो हमारा cosec थीटा प्लस cot थीटा है इसमें भी वैल्यू रखें। बच्चों ये मैंने डायरेक्ट आंसर उठाया हुआ है, लेकिन आपको क्या ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे A B C और D, आप सब में क्या वैल्यू रख कर देख सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक, हम देखते हैं cosec 30, cosec 30 होता है हमारा 2 प्लस में cot 30 कितना होता है √3, ठीक है, तो हमारा ये देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, तो जो हमारा ये वाला ऑप्शन रहेगा इसको हम सही टिक करके आ जाएंगे, ठीक। अब बच्चों एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वैल्यू रखने के टाइम पर क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर मतलब जो अगर रेशियो है तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है, हमको ऐसी वैल्यू वहां पर रखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना बने, ठीक है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रेफरेबल वैल्यू रहती है 30 डिग्री, ठीक। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल्स हैं इसका टेबल बनाते नहीं आता कि tan थीटा पर क्या वैल्यू होगी, cot थीटा पर क्या वैल्यू होगी, तो हमने बकायदा इसका ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर है उसमें बहुत अच्छे से बहुत शॉर्टकट के अंदर सिखाया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आपको मैं बताता हूं कि वो लेक्चर लगभग 1 घंटे के आसपास का है, अगर अभी आप उसको 2x में देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर हैं और सारे के सारे आपकी NCERT के, और बच्चों इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ हमको सॉल्व करना है NCERT, ठीक है, क्योंकि अगर आप NCERT बहुत अच्छे से करके जाएंगे तो मैक्सिमम पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। NCERT करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ भी पैसेज बना के दे दे आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट ट्रिक की ओर आते हैं जो कि और भी ज्यादा शानदार है। देख इसका क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, अगर हमको tan थीटा प्लस cot थीटा दिया है, tan थीटा प्लस cot थीटा दिया है 2, बच्चों ये जो ट्रिक्स है मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की बता रहा हूँ जो कि आपकी NCERT में क्वेश्चन है, आपकी NCERT एग्जाम्पलर के अंदर क्वेश्चन है, या फिर आपकी RD शर्मा के अंदर जो MCQ वाला पार्ट है उसके क्वेश्चन है,
ठीक है, ताकि जहां से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकते हैं सिर्फ उनकी ही ट्रिक मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको इन 3 चीजों के अंदर से कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। चलिए, अगर हमारा tan थीटा प्लस cot थीटा 2 दिया है ना, ठीक, तो हमारा tan की पावर 4 प्लस cot की पावर 4 भी दिया है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 2। अगर ऐसे tan की पावर 4 की जगह 100 कर दो, 1000 कर दो, कुछ भी कर दो, तो आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, ये बस ऐसा है, सिंपल सा है। ऐसा ही हमारा साइन के साथ भी, अगर sin थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू दे दी ना 2, ठीक है, तो इसकी पावर 4 की वैल्यू भी इतनी आएगी, पावर 6 कर दो, अब भी वैल्यू इतनी आएगी, पावर 100 कर दो, अभी वैल्यू 2 ही आएगी। ठीक, आसान है। चल ठीक, नेक्स्ट जगह चल बच्चों। अब हम नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस पर आते हैं जिसके अंदर आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कई बार ऐसा दिया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू p और a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ऐसा कुछ भी दिया है। ठीक, हमको क्या पूछा है, प्लस वाला पूछा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सिंपल क्या लाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल, प्लस वाला है तो सीधा प्लस लगा दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जब माइनस वाला है, जब हमसे माइनस वाला पूछो, जब थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन उसको भी हम संभाल लेंगे अगर आपको आइडेंटिटीज आती होगी। देख, आइडेंटिटीज का क्या कहना है, ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो जाएगा। चल दूसरा, हमको आइडेंटिटीज ने क्या कहा, हमको बोला पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हमारी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरी होती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अब हमारा ये कौन सा है, sec और tan वाला है। कौन सा है, sec और tan वाला। ठीक, तो sec और tan वाली आइडेंटिटी। ठीक, हम सिर्फ एक ही को लिखते हैं। ठीक है, ये लिख दिया हमने, चलो बढ़िया। अब देख क्या बोला उसने, पहले वाली टर्म को देख, पहला एक्स स्क्वायर है ना, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला एक्स वाला स्टेटमेंट देखेंगे, एक्स वाला स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक, इसके अंदर पहला क्या लिखा है, सेक थीटा। ठीक, हमारे यहाँ पे सेक थीटा क्या आता है, पॉजिटिव। सेक थीटा क्या आता है, पॉजिटिव, तो हमने सिर्फ लिखा ए स्क्वायर, है ना, सेक वाला किस में आ गया, पॉजिटिव। दूसरा है टेन वाला नेगेटिव में आता है, तो टेन वाला क्या में लगा दी, नेगेटिव, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमारा क्लियर आंसर आ जाएगा। क्या देखना है, आइडेंटिटी के अंदर हमारा कौन सा पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव है तो सेक का कोएफिशिएंट पॉजिटिव में स्क्वायर लगा दो, टेन नेगेटिव है तो टेन का कोएफिशिएंट नेगेटिव में यहां लगा दो। ठीक, अगर हमसे ये पूछता ना वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो तब हम किसको देखते हैं, वाई को, वाई के अंदर देखते हैं। पहला क्या है, ए, टेन का कोएफिशिएंट क्या है, ए, तो ये टेन किस में, नेगेटिव में, तो हम क्या लगा देंगे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस में बी, सेक थीटा हमारा किस में, पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे प्लस में बी स्क्वायर, आंसर आ जाता बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस क्या ध्यान रखना है, कौन सी चीज पहले लिखी, एक्स पहले लिखा है या वाई स्क्वायर, जो स्टेटमेंट है सिर्फ उसको देखना, बाकी को भूल जाना। ठीक है, आसानी से होगा। चल नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। ऐसा हमको कुछ क्वेश्चन दिया है, सिंपल सा, इसमें क्या रखना है, वैल्यूज को रखना है। ठीक बच्चों, थीटा की जगह अगर हम 90 डिग्री रखते हैं तो साइन 90 होता है 1, और ये 1 माइनस 1 हो जाता हमारा 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता, 0 हो जाता। और बच्चों डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए हम क्या रखेंगे, साइन थीटा को अगर थीटा की जगह हम रख देते हैं 0, तो हमारा बन जाएगा 1/1 प्लस 0, प्लस में 1/1 माइनस 0, हमारा आ जाएगा 1 + 1 इक्वल्स टू। ठीक है, तो हमको अब 0 वैल्यू सब में रख के देखना है। साइन थीटा होता है हमारा 0, ये ऑप्शन गलत। 2 सेक थीटा, सेक 0 होता है हमारा 1, तो 2 × 1 ये आ जाएगा हमारा 2, ये आंसर हमारा करेक्ट है। अगला देखेंगे 2 साइन थीटा, ये भी 0, और कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 सेक थीटा। ठीक बच्चों, ये हुई कुछ ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी ट्रिक्स। इसमें हमको सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो, ऐसी वैल्यूज को रखना है। ठीक बच्चों, अब दूसरे चैप्टर पर चलते हैं, पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल के अंदर हम है ना, इसको ट्रिक नहीं बोलेंगे कि हमको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है, क्योंकि उसका सिंपल फॉर्मूला -b/c/, ये हमको फॉर्मूला बुक के अंदर भी दिया है, एनसीईआरटी के अंदर भी दिया है, या कहीं पर भी आपने चैप्टर पढ़ा हो वहां पर भी आपको पढ़ाया होगा। ठीक, हमको ये सीखना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वो भी जल्दी। देख, अगर हमको इस तरह का क्वेश्चन दिया है और उसने हमसे पूछा है कि रूट्स निकालो, क्या निकालो, रूट्स, तो एक तो मेथड है पूरे उसके रूट्स निकालो। ठीक, दूसरी मेथड हमारे पास ऐसी आ सकती है कि हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पर चेक करने जाएंगे, लेकिन हम इससे भी आसान मेथड पर जा सकते हैं। हमको अगर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पता है, मान लो इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा -(b/a), तो -b हो जाएगा -2।
और हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हमारा हो जाएगा c बाय, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है, -3, ठीक। अब देख हम क्या करेंगे, ये हमारे रूट्स हैं तो इनको जोड़ के देख लो और इनको घटा के देख लो। जोड़ के देखेंगे तो क्या होगा, 2 + 3 हो जाएगा हमारा 5, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। चल 1 + 2 क्या होता है 3, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, हमारा आना क्या चाहिए -2, 1 - 3 1 - 3, ये होता है -2, ये हो सकता है दूसरा 2 - 3, ये होगा -1। चलो ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक। अगर हमारा दो ऑप्शन सेम आते, क्या आते, दो ऑप्शन सेम आते कि भाई दो चीजों का सम आ जाता -2, जैसे कि अगर हम एक ऑप्शन और ले लेते हैं, ई वाला, क्या ले लेते हैं 3 और -5, ठीक है, तो इसका सम कितना आ रहा है 3 - 5, ये हो जाता हमारा -2, ठीक है। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होता, तब हम क्या करते, प्रोडक्ट ऑफ रूट पर जाते। देख इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है -3 और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है -50, तो हमारा आंसर कौन सा होता, ये वाला, ठीक है। अच्छा अब देख दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा इसका हार्ड वर्जन है। हमारा कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन दिया है और हमसे रूट्स पूछे गए। देख सिंपल सा लॉजिक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम क्या होगा इसका, देख अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b क्या है 3/1, तो हमारा क्या है 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारा c/a, c हमारा क्या है -m × m + 3, ऐसा कुछ हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है। अब देख हम इन ऑप्शंस को चेक करेंगे, हम इन ऑप्शन को चेक करेंगे, इन दोनों का सम देख, ठीक है, -m + m + 3, ये से कटा बचा 3, ये तो हमारा आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है -m × m + 3, ये भी हमारा मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। हमको और कोई ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर सम और प्रोडक्ट सेम आ गया तो हमको और किसी ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अच्छा अब देख बच्चों, अब जो बाकी के इसके क्वेश्चंस हैं वो सिंपल आपके फॉर्मूला बेसिस पर है। आपको हम एक फॉर्मूला बुकलेट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, वहां पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पूरे के पूरे चैप्टर वहां से रिवाइज हो जाएंगे, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके अंदर क्या होता है, आपको दो इक्वेशंस दी जाएगी, ठीक है, उनका आपको या तो सॉल्यूशन निकालना रहेगा या तो उसका ग्राफ आएगा, ठीक। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, यहाँ पर आपके दो इक्वेशन के रूट्स पूछे जाएंगे, है ना। तो उनसे पूछा जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग होगी, ये कोइंसिडेंट होगी या फिर ये पैरेलल होगी। हमारे पास तीन चीजें होती हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इससे लाइंस क्या आती है इंटरसेक्टिंग, ठीक है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यहाँ पर हमारा नॉट इक्वल टू है तो आएगा पैरेलल, और अगर तीनों बराबर आते हैं तो ये हमारा आ जाता है कोइंसिडेंट, मतलब लाइंस एक के ऊपर एक आती है, ठीक। ये सबसे आसान चीज है जो आपको आती है। अच्छा अब हम नेक्स्ट चीज पर चलते हैं जहां पर बच्चे फंसते हैं। जब हमारा एज वाला क्वेश्चन आता है कि किसकी एज, पापा की एज 4 साल पहले इतनी थी, 5 साल पहले इतनी थी, ठीक है, तो इसमें है ना हमसे इक्वेशंस फ्रेम नहीं होती, वो हमसे इक्वेशंस मांगता है, ठीक है। आपको सॉल्यूशन निकालते पक्का आ जाएगा, आपको सॉल्यूशन निकालते आ जाएगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है पैसेज में, और जब पैसेज में क्वेश्चन आता है तो वो हमसे इक्वेशंस भी मांगेगा। तो इक्वेशंस निकालना बहुत आसान है एज वाले क्वेश्चंस में। क्या होता है, हमने इंग्लिश के अंदर पढ़ा है वॉज और विल, ठीक है। बच्चों को डाउट क्या होता है कि हमको किस चीज को प्लस करना है और किस चीज को माइनस करना है। तो भाई एज वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, आपको इतनी इंग्लिश आती है कि जहाँ वॉज का मतलब पहले की बात है और विल का मतलब बाद की बात, ठीक है। तो जो भी एज, मतलब हमको सेंटेंस पढ़, अगर ऐसा बोला है कि भाई राहुल 5 ईयर अगो वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, मतलब राहुल की एज अभी की प्रेजेंट कितनी है x, इसमें से वॉज बोला, वॉज तो हम लगा देंगे -5, तो यह लगा दो 20, ऐसी इक्वेशंस बनती जाएगी, ठीक है। मतलब ये मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल लिया है, लेकिन ये चीज याद रखना कि वॉज का मतलब माइनस करना है और विल का मतलब प्लस करना, ठीक। इन क्वेश्चंस को हमको ऑप्शन से चेक करना होगा, ठीक है। ऑप्शन में जो एज दी है उसको उस हिसाब से कन्वर्ट करते जाओ। जैसे बोला कि आज से 5 साल पहले, तो अगर ऑप्शन में 20 साल दिया है, ठीक है, तो हम क्या 20 में से 5 को माइनस कर दो, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी 15। अब बोल दिया कि उसके पापा की एज के 3 गुना थी, है ना, उसके पापा की एज 3 गुना थी, तो 20 कॉमा अगर यहाँ पर दे दिया है 50, ठीक है, तो 50 - 5 कितना हो जाएगा 45। तो देखो 15 और 45 3 के रेशियो है ना, 15 3 जा 45, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमें ऑप्शंस को चेक करना है ना। अच्छा अब देख वॉज और विल वाला समझ में आया, ठीक है। ये दूसरा हमारा इस टाइप से ऑप्शंस को मैच करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि भाई 5 साल पहले राहुल की एज
उसके पापा के 1/3 थी, ठीक है, उसके पापा की एज के 1/3 थी। तो देखो आज की ऑप्शन में एज दिख रही है, ठीक है, तो राहुल की एज और पापा की एज दोनों में से क्या 5-5 साल पीछे कर लो, 5 साल इधर भी कर लिया और 5 साल इधर भी कर लिया, तो हमारा आंसर 15 और 45 है। तो पापा की एज 45/3 करा तो हमारा आ गया 15, हमारा इन दोनों की एज बराबर, तो हमारा आंसर सही आ गया, ठीक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो उसमें पैसेज में यही आता है कि भैया कब 5 साल पहले या आज के 5 साल बाद इतनी एज होगी तो हमको उनकी एजेस निकालनी। सबसे पहले वो इक्वेशन पूछेगा, ठीक, इस मेथड से आप आंसर निकालना सीख सकते हैं, लेकिन हमसे वो उसने अगर इक्वेशन पूछ ली तो इक्वेशन फ्रेम करते हमको आनी चाहिए, ठीक। वॉज का मतलब होता है आज के 5 साल पहले करना है। सेंटेंस में कुछ मत देखो, वॉज लिखा है मतलब 5 साल या 10 साल जब की बात करें पीछे की बात, तो माइनस लगा दो। वॉज का कनेक्शन होता है माइनस से और विल का कनेक्शन होता है प्लस से, मतलब आज के 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब 1/3 लिखा हो तो 1/3 करना है, जब लिखा हो ट्वाइस तो डबल करना है, ठीक है। इस तरह की चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी रहेगी, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग इक्वेशंस दी रहेगी, उसका हमको सॉल्यूशन निकालना रहेगा, ठीक। सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के अंदर। हमको क्या सीधे वैल्यूज उठाकर वहाँ पर रखनी रहेगी। देखो वैल्यूज रखने के लिए क्या है, अगर हमको एक इक्वेशन दी है x + 2y, ठीक है, ऐसा दिया है इक्वल्स टू, उसने क्या बोल दिया हमको =3, ठीक है। तो इसके हमको ऑप्शन दे देगा 1, -1, बी ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया उसने 1, 1, ठीक है, सी ऑप्शन दे दिया -1, -1 और डी ऑप्शन उसने दे दिया 4, ठीक है, ऐसा ऑप्शन दे दिया। तो हमको क्या रखना है, इन वैल्यूज को यहां पर रख के देख लो। x की जगह पहले 1 रखा, y की जगह -1 रखा, तो ये -2 = 3 हो रहा है, नहीं। दूसरा रखा 1, 1, x की जगह 1 रखा, प्लस में 2 × 1 = 3, तो 1 + 2 = 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अच्छा बच्चों, जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा आसान सा चैप्टर है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसके अंदर से आपको आएगा मोस्ट प्रोबेबली एक पैसेज, ठीक। और इस चैप्टर में से ये भी आप जान लो कि जो पैसेज आएगा वो भी आपकी एनसीईआरटी के आसपास से ही फ्रेम होगा, ठीक। अब ये जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको मैंने सिर्फ 38 मिनट्स के अंदर पूरा पढ़ाया है। आप चाहो तो इसको 2x में जाके देख लो, उसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स दी हुई, बहुत सारी ट्रिक्स दी है, मतलब मैंने कम से कम 20 क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराए हैं। तो मैं बताता हूं कि उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको वहां पर काम में आ जाएंगे, नहीं तो जो 3-4 क्वेश्चन की टिप्स रहेगी, ट्रिक्स रहेगी, वो वहां पर यूज हो जाएगी, ठीक है। देखो मेरे को जितना पता है कि आपका पैसेज भी जो बनता है वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक। तो मैंने वहाँ पर है ना एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करा दिया है और आपके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करा दिया, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप वहाँ पर जाकर पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारे ट्रिक्स सीखने को मिलेगी, क्योंकि मेथड आप अभी तक जान चुके हैं, ठीक है। सब कुछ सॉल्व करने की मेथड आप अभी तक जान चुके हैं। अब अगर आप उन टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करते हैं तो क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट कर लेंगे। फास्ट करने से ये फायदा होगा कि मैथमेटिक्स में आपका कैलकुलेशन अगर रिड्यूस हो गया तो आपके पास टाइम बचेगा, आपकी जो गलतियां हो रही है उसको आप सुधार सकते हो, ठीक है। बच्चों एमसीक्यू एग्जाम में मैथ्स के अंदर कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर की तरफ नहीं जाते हैं, हमेशा ट्राई करना कि ऑप्शन से हम आंसर निकालने की कोशिश करें, उससे आपका कैलकुलेशन बहुत कम टाइम में होगा, आपके पास टाइम बचेगा, तो आप टफ क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है, ठीक है। ओएमआर के अंदर एक चीज ध्यान रखना, जो आपको 4 गोले हैं उसके बाद एक बॉक्स दिया है, उसके अंदर आंसर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है। बच्चों आपका जो पेपर है वो बहुत ज्यादा आसान आने वाला है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ कि भाई 1-2 क्वेश्चन उसमें टफ आते हैं और वो अगर आपको स्टार्टिंग में मिले तो उससे लड़ना मत स्टार्ट कर देना आप क्वेश्चन से, ठीक है। आगे के क्वेश्चन पर चले जाना, ठीक। एग्जामिनर क्या करता है, कई बार है ना 1-2 टफ क्वेश्चन स्टार्टिंग में पटक देता है, उससे क्या बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है। घबराने से क्या होता है कि बच्चा है ना बाकी के पेपर को भी गलत करके आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश क्या है, हमको एक क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व करने का, हमको तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। हो सकता हो कि आखिरी में सबसे आसान क्वेश्चन पटक दिया वो हमको अच्छे से आता हो, ठीक। तो क्या अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बस उसको रीड कर लिया ना, छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पढ़ो। हमारा दिमाग इतना तेज है कि अगर हमको वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना तो उसका सॉल्यूशन आखिरी तक दिमाग में आ जाएगा, और लास्ट में जब हमारी स्पीड बहुत तेज होती है ना तब हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे, ठीक। तो यार
और एक चीज़ ध्यान रखना कि आप है ना एग्ज़ाम से आने के बाद ये जो पेपर डिस्कस करते हैं इधर उधर, है ना, मैंने बहुत बच्चों में देखा है, बच्चों साइंस का पेपर कई बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या गलती करी ना कि आके पेपर को इधर सॉल्यूशन देख रहे हैं तो उधर सॉल्यूशन देख रहे हैं। उसमें उनकी गलती क्या हो गई कि उनको अब है ना पढ़ने के लिए मैथ्स को टाइम कम पड़ रहा है ना, मैथ्स में अब उनके पास टाइम कम पड़ रहा है। भाई वो पेपर हो गया है ना, उसको छोड़ दो। जब तुम्हारी एग्जाम खत्म होगी उसके बाद बहुत टाइम है अपने पास, उसमें हम आसानी से पेपर को डिस्कस करेंगे ना, ठीक है, पेपर हमको डिस्कस करना है जब हम करेंगे ना, अभी क्यों करने बैठ गए? चलो आपने क्या कर लिया, अगर आपके साइंस के 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 4 क्वेश्चन अगर गलत हो गए या सही हो गए, किसी से आपने ज्यादा कर लिया, तो उससे क्या फायदा? मार्क्स में कोई अंतर हुआ? नहीं हुआ ना। 2-2.5 घंटे का किसी ने आपको सॉल्यूशन बताया, आपने खूब अच्छे से उस सॉल्यूशन को देखा, घर आके देख लिया, क्या फायदा हुआ उससे, ये बताओ। बच्चों ये IIT JEE नीट की प्रिपरेशन नहीं है, आपकी 10th बोर्ड फाइनल एग्जाम है, ये आप दे चुके हो, ठीक है। हमको उसके अंदर नहीं पढ़ना है कि उसके सॉल्यूशन देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। क्या वो आगे आपको काम में आ रहा है मैथ्स में? क्या आपको सोशल साइंस में काम आ रहा है? आपका आगे के जो भी पेपर है, हिंदी इंग्लिश, इसमें काम आएगा? नहीं आएगा। क्यों देखना फिर उसको, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, मैथमेटिक्स का पेपर जैसा भी आए उसको फालतू इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक। तो बच्चों पढ़ते रहो, फोड़ते रहो और देखते रहो डिजिशाला।